भावनाएं असल में हैं क्या ये? हम्म क्या वो सिर्फ खुशी, गम या गुस्से जैसे एहसास हैं? या फिर हमारे अंदर चलने वाली कोई बहुत बहुत गहरी कोई बुनियादी प्रक्रिया है? हाँ, और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल का आधार है एक बहुत पुरानी लेकिन बेहद प्रभावशाली किताब, द साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस के कुछ अंश। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये जानना है कि भावनाओं की जड़ें कहाँ हैं, एक बच्चे में ये कैसे पनपती हैं और आखिर में ये हमारे स्वभाव को, हमारे व्यक्तित्व को कैसे गढ़ती हैं। और मुझे लगता है इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये होगा कि हम भावनाओं के बारे में अपनी कुछ आम धारणाओं को चुनौती देंगे। जैसे मुझे हमेशा से यही लगता था कि मैं दुखी होता हूँ इसलिए रोता हूँ। लेकिन क्या हो अगर ये उल्टा हो? हाँ बिल्कुल। तो चलिए भावनाओं के इस उलझी हुई दुनिया को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने जो बात कही वो इस किताब के सबसे क्रांतिकारी विचार की तरफ ले जाती है। आम सोच तो यही है कि कोई घटना होती है, फिर दिमाग में एक भावना पैदा होती है और फिर शरीर उस पर प्रतिक्रिया देता है। जैसे हमने शेर देखा, हमें डर लगा और इसलिए हम भागे। हाँ बिल्कुल यही, पहले एहसास फिर एक्शन। लेकिन ये किताब कहती है कि ये क्रम असल में उल्टा है। उल्टा? हाँ, सिद्धांत यह है कि भावनाएं हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं का नतीजा हैं, उनका कारण नहीं। एक मिनट, आप कह रही हैं कि मतलब हम शेर को देखते हैं, हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, दिल तेजी से धड़कता है, मांसपेशियां तन जाती हैं, हम भागने लगते हैं, और इन शारीरिक बदलावों को जब हमारा दिमाग महसूस करता है तो उसे डर का नाम देता है। तो हम कांपते हैं इसलिए हमें डर लगता है, हम रोते हैं इसलिए हमें दुख महसूस होता है। बिल्कुल। ये तो मेरी पूरी समझ को उल्टा कर रहा है। अगर हम दुखी होने की वजह से नहीं रोते, बल्कि रोने की वजह से दुखी महसूस करते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को अपनी शारीरिक हरकतों से कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे जबरदस्ती मुस्कुराने से क्या हम सच में खुश हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पे बहुत बहस भी हुई है। इसे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहते हैं। अच्छा। और कई स्टडीज दिखाती हैं कि हाँ, कुछ हद तक ऐसा हो सकता है। जब आप मुस्कुराने की शारीरिक क्रिया करते हैं तो दिमाग के कुछ हिस्सों को वैसे ही सिग्नल मिलते हैं जैसे सच्ची खुशी में मिलते हैं। लेकिन किताब का मुख्य जोर इस बात पर है कि जिसे हम सुख या दुख कहते हैं, वो तो हमारे भावनात्मक जीवन का बस ऊपरी हिस्सा है, सतह है। तो फिर असल बुनियाद क्या है? अगर खुशी दुख सिर्फ सतह पर हैं, तो गहराई में क्या है? गहराई में है हमारी प्रवृत्तियां, हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं, और उससे भी ज़्यादा गहरी हैं हमारे शरीर में होने वाली हरकतें और प्रतिक्रियाएं, जिन्हें स्रोतों में मोटर मैनिफेस्टेशंस कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ भारी है, पर इसका मतलब सीधा सा है। दिल का तेजी से धड़कना, मुट्ठियों का भिंज जाना या शायद सांस का चढ़ना, ये सारी शारीरिक हरकतें। अच्छा। बिल्कुल। कोई भी शारीरिक बदलाव जो बाहर से दिख सके या अंदर महसूस हो, किताब का तर्क है कि यही असल चीज है, भावना। वो तो बस इन शारीरिक बदलावों के प्रति हमारी चेतना का अनुभव है। तो पहले शरीर में कुछ होता है, फिर दिमाग उसे महसूस करता है। एक तरह से हाँ। ठीक है। अगर भावनाएं इतनी शारीरिक हैं और हमारे शरीर से शुरू होती हैं तो उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब इंसान के जीवन में सबसे पहली भावना कौन सी थी? ये सवाल हमें चेतना से भी पहले सीधे जैविक स्तर पर ले जाता है। जैविक स्तर पर? हाँ। किताब के मुताबिक इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक जाती हैं। क्या? हाँ। हर जीवित चीज में दो मूल प्रवृत्तियां देखी गई हैं, आकर्षण यानी अट्रैक्शन और विकर्षण, रिपल्शन। बिल्कुल। जो अच्छा है, पौष्टिक है, उसकी ओर बढ़ना, और जो बुरा है, जहरीला है, उससे दूर हटना। कमाल है। तो आप कह रही हैं कि जिसे हम भावना कहते हैं उसका सबसे छोटा, सबसे आदिम रूप एक सिंगल सेल वाले जीव में भी मौजूद है। हाँ, सिर्फ जिंदा रहने की एक कोशिश के तौर पर। स्रोत में इसके बड़े दिलचस्प उदाहरण भी हैं। जैसे बैक्टीरिया का एक झुंड ऑक्सीजन की बहुत मामूली मात्रा का भी पता लगाकर उसकी तरफ बढ़ सकता है, या हमारे अपने खून के सफेद कण जिन्हें फैगोसाइट्स कहते हैं, जब वो किसी हानिकारक बैक्टीरिया को पहचान कर उस पर हमला करते हैं और उससे निगल जाते हैं, तो ये एक तरह की जैविक पसंद नापसंद ही तो है। सही बात है। ये आकर्षण और विकर्षण ही भावनाओं के सबसे आदिम रूप हैं। बिल्कुल।
ये तो वाकई बहुत बुनियादी स्तर की बात हो गई। अब अगर हम इंसानों की बात करें, खासकर बच्चों की, तो उनमें ये पहली भावनाएं कब और कैसे दिखती हैं? शोध के अनुसार कुछ मूल भावनाएं बहुत जल्दी दिखाई देने लगती हैं। 3 मुख्य भावनाएं हैं: डर, गुस्सा और स्नेह। और ये वो भावनाएं हैं जो हम जानवरों के साथ भी साझा करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो डर के बारे में क्या पता चला है? डर पर थोड़ी अलग-अलग राय है। एक शोधकर्ता पेरिस का मानना है कि ये 2 महीने में ही दिख जाता है। 2 महीने में? हाँ, जबकि डार्विन ने इसे 4 महीने की उम्र में देखा था। और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ये तेज आवाजों से पैदा होता है। अच्छा। और बाद में देखी हुई चीजों से, जैसे कोई अनजान चेहरा देखकर। और स्नेह या प्यार जैसी भावनाएं, वो कब आती हैं? स्नेह थोड़ा बाद में आता है, लगभग 10 महीने की उम्र में। 10 महीने? हाँ, स्रोत में डार्विन का एक बहुत प्यारा अवलोकन है। उन्होंने एक बच्चे को अपनी नर्स को रोने का नाटक करते हुए देखा और उस बच्चे ने सहानुभूति दिखाते हुए एक दुखी चेहरा बनाया। लेखक के अनुसार यही वो पल है जहां से सामाजिक और नैतिक भावनाओं की शुरुआत होती है। मतलब दूसरे के दर्द को महसूस करने की क्षमता। बिल्कुल। और गुस्सा भी डर और स्नेह के साथ ही शुरुआती भावनाओं में से एक है। हाँ, ये तो कोई भी बता सकता है जिसने एक बच्चे को उसका खिलौना छीनने पर गुस्से से लाल होते देखा हो। सही कहा। ठीक है, तो ये तो हुई बुनियादी भावनाएं, डर, गुस्सा, स्नेह। लेकिन इंसान तो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हम कला को देखकर कुछ महसूस करते हैं, किसी महान विचार के लिए जुनून महसूस करते हैं। गर्व, शर्म, ईर्ष्या। हाँ, ये सब जटिल चीजें। तो ये सफर कैसे तय होता है? ये सरल शारीरिक प्रतिक्रियाएं इतनी जटिल कैसे बन जाती हैं? यहीं पर आकर हमारे बौद्धिक विकास, मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की भूमिका शुरू होती है। सोचने समझने की शक्ति। हाँ, जैसे जैसे हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, हमारी यादें बनती हैं, हम भविष्य के बारे में सोच पाते हैं, वैसे वैसे हमारी भावनाएं भी और जटिल होती जाती है। तो इसका कोई क्रम है, कोई चरण है इसके? हाँ, किताब में एक तरह का विकास क्रम बताया गया है। पहला चरण है साधारण भावनाएं, जो सीधे शरीर से जुड़ी हैं: भूख, प्यास, डर। ठीक है। दूसरा चरण है अमूर्त, मतलब एब्स्ट्रैक्ट भावनाएं। ये तब पैदा होती हैं जब भावना किसी विचार या याद से जुड़ जाती है। जैसे? किसी की याद में दुखी होना। बिल्कुल। या भविष्य की किसी सफलता की उम्मीद में खुश होना। यहाँ भावना का कारण हमारे सामने नहीं है, वो हमारे दिमाग में है। समझ गया। और तीसरा चरण? तीसरा और सबसे तीव्र चरण है जुनून, पैशन। ये तब होता है जब कोई एक भावना, एक विचार इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो बाकी सब पर हावी हो जाता है। जैसे किसी वैज्ञानिक का सच खोजने का जुनून, या किसी कलाकार का अपनी कला के प्रति जुनून। बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प और थोड़ी विरोधाभासी बात सामने आती है। किताब कहती है कि कोई भावना जितनी ज्यादा बौद्धिक होती जाती है, मतलब इंटेलेक्चुअलाइज्ड, हाँ, उतनी ही कमजोर हो जाती है। ये तो उल्टा लगता है। मुझे तो लगता था कि मैं किसी चीज के बारे में जितना सोचूंगा, भावना उतनी ही गहरी होगी। ये समझने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि एक विचार जब तक वो सिर्फ एक ठंडा बौद्धिक विचार है, तब तक उसमें कोई शक्ति नहीं होती। कोई शक्ति नहीं। नहीं, वो आपको काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो तभी शक्तिशाली बनता है जब उसे महसूस किया जाए, जब वो किसी गहरी प्रवृत्ति या शारीरिक तत्व को जगा दे। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। सोचिए, आप जानते हैं कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। ये एक बौद्धिक ज्ञान है, एक विचार है। हाँ, ज्यादातर लोग जानते हैं। पर ये ज्ञान उन्हें धूम्रपान छोड़ने पर मजबूर नहीं करता, है ना? लेकिन जिस दिन डॉक्टर उन्हें बताता है कि अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो वो अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाएंगे। अच्छा। और उस पल उन्हें जो डर और दुख की शारीरिक सिहरन महसूस होती है, वही असली शक्ति है जो उन्हें बदलने पर मजबूर करती है। मतलब सिर्फ ज्ञान कुछ नहीं करता, महसूस किया गया ज्ञान ही इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक विचार तभी शक्तिशाली होता है जब वो एक भावना बन जाता है। समझ गया। तो एक एक्टिविस्ट जो सिर्फ आंकड़ों में जानता है कि दुनिया में गरीबी है, वो शायद कुछ ना करे। शायद नहीं। लेकिन वो एक्टिविस्ट जो किसी भूखे बच्चे को देखकर अपने अंदर एक दर्द और गुस्सा महसूस करता है, वो दुनिया बदलने निकल पड़ता है। शक्ति भावना में है, सिर्फ विचार में नहीं। बिल्कुल, यही इस सिद्धांत का सार है। चलिए, अब उन 2 बड़ी भावनाओं पर आते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घूमती है, सुख और दुख।
हम हमेशा इन्हें एक दूसरे का उल्टा समझते हैं। हाँ, एक तराजू के दो पलड़ों की तरह, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। क्या ये नजरिया सही है? यह किताब यहाँ भी एक अलग और बहुत दिलचस्प दृष्टिकोण देती है। इसके अनुसार सुख और दुख एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, विपरीत नहीं तो फिर क्या है? बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो अलग-अलग पल हो सकते हैं। एक ही प्रक्रिया के 2 पल, ये कैसे हो सकता है? स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए आप एक कमरे में हैं जहां बहुत सुंदर फूलों की खुशबू है। अच्छा लगता है। शुरू में यह खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती है, ये एक सुखद एहसास है। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपको उसी कमरे में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए। अच्छा। धीरे धीरे वही खुशबू तेज लगने लगेगी, शायद सिर में चढ़ने लगेगी और परेशान करने लगेगी। अब वही एहसास दुखद हो गया है। वाह, यहाँ उत्तेजना मतलब स्टिम्युलस, फूलों की खुशबू तो वही रही, लेकिन मेरा अनुभव सुख से दुख में बदल गया। हाँ, तो इसका मतलब सुख और दुख बाहरी चीज पर नहीं बल्कि हमारी आंतरिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। हाँ, सिद्धांत यह है कि सुख तब होता है जब कोई उत्तेजना हमारी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाती है, हमारे जीवन की शक्तियों को तेज करती है, और दुख तब होता है जब वही या कोई और उत्तेजना हमारी ऊर्जा को घटाती है, हमें थकाती है। तो ये दुश्मन नहीं बल्कि एक ही स्पेक्ट्रम के 2 छोर हैं। बिल्कुल, जो हमारी शारीरिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से जुड़े हैं। और ये सारी भावनात्मक प्रवृत्तियां, आकर्षण, विकर्षण, सुख, दुख, ये हमारे चरित्र यानी कैरेक्टर को कैसे बनाती हैं? क्या हमारा स्वभाव हमारी इन बुनियादी शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर ही आधारित होता है? हाँ, लेखक चरित्र को इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं। 3 श्रेणियों में? हाँ, जाहिर है ये बहुत व्यापक श्रेणियां हैं और ज्यादातर लोग इनका मिश्रण होते हैं, लेकिन किसी एक प्रवृत्ति का झुकाव उनके चरित्र को परिभाषित करता है। तो पहली श्रेणी कौन सी है? पहली है संवेदनशील, द सेंसिटिव। ये वो लोग हैं जो सुख और दुख से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। अच्छा, तो ये जो संवेदनशील लोग हैं, क्या हम उन्हें आज की भाषा में ओवरथिंकर्स या एम्पैथ्स कह सकते हैं? हाँ, काफी हद तक। जो हर छोटी बात को दिल पर ले लेते हैं, उनके लिए भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं। वो बेचैन, डरपोक और बहुत चिंतनशील हो सकते हैं, लेकिन इसी संवेदनशीलता की वजह से वो कला, संगीत और दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से समझ पाते हैं। तो उनकी कमजोरी और ताकत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल। और दूसरी श्रेणी? दूसरी है सक्रिय, द एक्टिव। इन लोगों में काम करने की, एक्शन लेने की प्रवृत्ति बहुत मजबूत होती है। अच्छा, जिनके शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है? हाँ, और वो हमेशा काम करने के मौके ढूंढते रहते हैं। उनके लिए खाली बैठना लगभग असंभव होता है। मुझे लगता है हम सब ऐसे किसी न किसी को जानते हैं। वो दोस्त जिस सुबह 5 बजे उठकर जिम जाता है, फिर ऑफिस, फिर शाम को कोई नया कोर्स, और वीकेंड पर पहाड़ों पर चढ़ने निकल जाता है। हाँ, वो कभी थकते ही नहीं लगते। बिल्कुल, उनकी मूल प्रवृत्ति एक्शन में है। भावनाएं उन्हें महसूस तो होती हैं, लेकिन वो उन पर रुकते नहीं बल्कि उन्हें एक्शन में बदल देते हैं। और तीसरी श्रेणी? तीसरी है उदासीन, द एपैथेटिक। उदासीन, ये शब्द तो थोड़ा नकारात्मक लगता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब अलग है। ये वो लोग हैं जिनमें महसूस करने और काम करने दोनों की क्षमता औसत से कम होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ये कि उन्हें किसी भावना को महसूस करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी वजह चाहिए। बिल्कुल, वो शांत और स्थिर होते हैं। न तो वो आसानी से बहुत खुश होते हैं और ना ही बहुत दुखी। जहां एक संवेदनशील व्यक्ति छोटी सी आलोचना पर बिखर सकता है, वहीं एक उदासीन व्यक्ति उसे सुनकर शायद कंधा उचकाकर आगे बढ़ जाएगा। वो तूफान में एक चट्टान की तरह स्थिर रह सकते हैं। हाँ, लेकिन उनमें शायद वो जुनून और प्रेरणा की कमी भी हो सकती है जो संवेदनशील और सक्रिय लोगों को आगे बढ़ाती है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि भावनाएं सिर्फ हमारे मन में उठने वाले एहसास नहीं है, वे हमारे जैविक अस्तित्व की इतनी गहरी प्रक्रियाएं हैं जो एक कोशिका से शुरू होती हैं, हमारे शरीर में पलती हैं और फिर हमारे विचारों, हमारे सुख दुख के अनुभव और आखिरकार हमारे चरित्र को आकार देती हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक और शायद थोड़े बेचैन करने वाले बिंदु पर लाता है। वो क्या है? किताब में भावनाओं के विकास के साथ साथ उनके पतन
यानी डीके पर भी बात की गई है। अच्छा, जब किसी बीमारी या बुढ़ापे में किसी इंसान की शख्सियत बिखरने लगती है तो भावनाएं एक खास क्रम में खत्म होती हैं। किस क्रम में? ठीक उसी क्रम के उल्टे जिसमें वे विकसित हुई थीं। रुकिए, मतलब जो भावनाएं सबसे बाद में विकसित हुई वो सबसे पहले चली जाती हैं। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो सबसे पहले कौन सी भावनाएं जाती हैं? सबसे पहले जाती हैं सबसे निस्वार्थ, सबसे अमूर्त और सबसे जटिल भावनाएं। जैसे कला के प्रति प्रेम, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा, किसी ऊंचे आदर्श या धर्म के प्रति समर्पण, ये सबसे नाजुक होती हैं। और उनके बाद? उनके बाद पारिवारिक भावनाएं खत्म होती हैं, जैसे अपने बच्चों, भाई बहनों या जीवन साथी के लिए स्नेह। और सबसे अंत तक क्या बचता है? सबसे अंत तक, जब व्यक्तित्व लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका होता है, सिर्फ सबसे बुनियादी, सबसे स्वार्थी और सबसे आदिम भावनाएं बची रहती हैं। कौन सी? जानवरों वाली भूख और डर। ये तो हैरान करने वाली बात है। मतलब हम जिन चीजों को अपनी पहचान का, अपने इंसान होने का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं, हमारा प्यार, हमारी नैतिकता, हमारे आदर्श, वो सबसे पहले मिट जाते हैं। और बचता है सिर्फ जानवर वाला डर और भूख। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान होने का मतलब क्या है। क्या ये हमारी ऊंची भावनाएं हैं जो इतनी नाजुक है, या फिर हमारा वो बुनियादी अस्तित्व है जो आखिर तक बना रहता है? तो ये एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारी सबसे जटिल और इंसानी समझी जाने वाली भावनाएं ही सबसे नाजुक हैं और संकट में सबसे पहले हमें छोड़ जाती हैं, तो हमारे अस्तित्व की सबसे बुनियादी और सच्ची चीज क्या है? उन नाजुक भावनाओं को बनाना और संभाल कर रखना ही इंसान होने का असली संघर्ष है।